दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई चोर किसी ऐसी इमारत को लूट ले जिसे पूरे मुल्क का सबसे महफूज तरीन किला माना जाता हो। एक ऐसी तिजोरी जहां परिंदे का पर मानना भी नामुमकिन था। लेकिन जनवरी 17, 1950 की रात अमेरिका के शहर बोस्टन में 11 लोग मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। सिर्फ 35 मिनट के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 35 मिनट के अंदर ये लोग आज के दौर के हिसाब से $30 मिलियन लेकर हवा में गायब हो जाते हैं। इसे अमेरिकन तारीख की सबसे बड़ी डकैती यानी द ग्रेट ब्रिंक्स रॉबरी कहा जाता है। ये कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि इस पर हॉलीवुड की मशहूर फिल्म ओशन 11 बनी। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इतने शातिर दिमाग लोग जिन्होंने इतना परफेक्ट प्लान बनाया था, वो आखिर में सिर्फ एक इंसान के गुस्से और उसकी ज़ाती दुश्मनी की वजह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1940 की दहाई में। बोस्टन में एक इमारत थी जो ब्रिंक्स नामी सिक्योरिटी कंपनी की थी। अब ये कोई आम इमारत नहीं थी, ये उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा लोकल सेफ थी जहां लाखों डॉलर्स की कैश, चेक्स और सोना रखा जाता था। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि इसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। लेकिन यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन विलन की, एंथनी पीनो की। पीनो कोई बड़ा डॉन नहीं था, एक मामूली चोर था, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो ब्रिंक्स को लूटने का मास्टर प्लान बनाता है। 1947 में रैकी करने के बाद इसे समझ आता है कि ये काम अकेले नहीं हो सकता, मुझे एक ड्रीम टीम चाहिए। अब पीनो मार्केट में निकलता है और अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक मोहरों को चुनता है। सबसे पहले वो जोसेफ मैकनीस को लाता है, जो शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। दूसरा, ताकत और धौंस के लिए वो स्पेक्स ओकैफ और स्टीले गॉशिरो को हायर करता है। तीसरा, अपने रिश्तेदार विंसेंट कोस्टा को सिग्नल देने के लिए रखता है और फरार होने के लिए जॉन बैनफील्ड को बतौर ड्राइवर टीम में शामिल करता है। इस तरह मजमूई तौर पर 11 लोग इकट्ठे होते हैं। उनके पास अलग अलग स्किल्स थीं, लेकिन इन सब का मकसद एक था, वो अंधी दौलत जो बज़ाहिर हासिल करना नामुमकिन थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि पीनो कोई आम चोर नहीं था, वो इंतहाई सब्र करने वाला और बारीक बीन इंसान था। वो जानता था कि जल्दबाजी का मतलब है सीधा जेल। उन्होंने महीनों तक ब्रिंक्स कंपनी की मुलाजमीन की टाइमिंग्स, उनके आने जाने के रास्ते, यहाँ तक कि इमारत की लाइट्स कब जलती और कब बुझती हैं, इसका भी डेटा इकट्ठा किया। अब सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? दौलत दूसरी मंजिल पर थी और वहाँ तक पहुँचने के लिए 5 मजबूत दरवाज़ों को पार करना था। अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये लोग रात को चुपके से इमारत में घुसते, एक दरवाजे का लॉक सिलेंडर चोरी करते, रातों रात इसकी नकली चाबी बनाते और सुबह होने से पहले वो लॉक वापस लगा देते ताकि किसी को शक भी ना हो। सोचिए कितना माइंड गेम था ये। उन्होंने फरार होने के लिए एक हरा फोर्ड ट्रक चोरी किया, हैलोवीन के रबर मास्क खरीदे ताकि चेहरे छुप सकें, और नवंबर और दिसंबर के महीने में फरार होने के रास्ते में इतनी प्रैक्टिस की कि उन्हें एक एक मोड़ ज़बानी याद था। और फिर वो दिन आ गया, जनवरी 17, 1950। ये लोग ट्रक में बैठते हैं और अपने हदफ की तरफ निकलते हैं। अंदर घुसते ही ये मुलाजमीन को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, उनके हाथ बांधते हैं, मुंह पर टेप लगाते हैं और सिर्फ 35 मिनट में तिजोरी साफ। ये लोग रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। पीनो और उसके साथियों ने तारीख की सबसे परफेक्ट डकैती कर ली थी, या शायद उन्हें ऐसा लगता था। अब यहाँ एक दिलचस्प लॉ आता है जिसे आपको समझना चाहिए। अमेरिका में एक कानून है जिसे स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन कहते हैं, यानी एक ख़ास वक्त के बाद आप किसी पर पुराने जुर्म का मुकदमा नहीं चला सकते। इस गेम में वफाकी कानून के तहत ये मियाद 3 साल की और रियासती कानून के तहत 6 साल। मतलब ये दोस्तों कि अगर ये 11 चोर किसी तरह 6 साल तक पुलिस की नज़रों से बचते रहते तो वो कानूनन इस रकम के मालिक बन जाते और पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। पुलिस और FBI पागलों की तरह सबूत ढूंढ रही थी, लेकिन चोर इतने प्रोफेशनल थे कि पीछे सिर्फ एक मास्क और एक टोपी छोड़ गए थे। ब्रिंक्स कंपनी ने $1 लाख का इनाम भी रखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद कचरे से ट्रक के पुर्जे मिले जिससे 2 नाम सामने आए, ओकैफ और गॉशिरो, लेकिन पुख्ता सबूत ना होने की वजह से पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इंसान का लालच और उसकी कमज़ोरियाँ सामने आने लगती हैं। उन 11 लोगों के लिए डकैती करना जितना मुश्किल था, इससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल था 6 साल तक शरीफ बनकर बैठना। टीम के 2 मेंबर ओकैफ और गॉशिरो अपनी चोरी की आदत से बाज नहीं आए।
وہ ایک دوسری چوری میں پینسلوانیا میں پکڑے گئے اور جیل ہو گئی۔ اب جیل کے اندر سے اوکیف نے بوسٹن میں بیٹھے پینو اور باقی ساتھیوں کو خط لکھنا شروع کیے کہ مجھے کیس لڑنے کے لیے پیسے بھیجو۔ اب آپ خود سوچئے، باہر بیٹھے ہوئے چوروں کو لگا کہ اگر ہم نے اسے پیسے بھیجے تو ایف بی آئی کو ہم پر شک ہو جائے گا۔ انہوں نے اوکیف کو پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اوکیف جیل سے باہر آیا تو وہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے بدلہ لینے کے لیے پینو کے رشتہ دار کو اغوا کر لیا اور تاوان وصول کیا۔ اب باہر والے چور سمجھ گئے کہ اوکیف ہمارے لیے ٹائم بم بن چکا ہے، اسے ختم کرنا پڑے گا۔ جون 1954 میں اوکیف پر 2 بار قاتلانہ حملے ہوئے۔ ایک بار اس کی گاڑی پر گولیاں چلیں، دوسری بار گولی سیدھے اس کے سینے میں لگی، لیکن وہ موضوعاتی طور پر بچ گیا۔ اب اوکیف کو سمجھ آ گیا کہ اس کے اپنے ہی ساتھی اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا تاریخ پر غور کیجیے۔ جنوری 6، 1956 یہ وہ دن تھا جب اوکیف ایف بی آئی کے ایجنٹس کے سامنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ٹھیک ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے، میں سب سچ بتاؤں گا۔ دوستو، پینو اور اس کی ٹیم نے 5 سال 11 مہینے اور 20 دن کامیابی سے گزار لیے تھے۔ وہ قانون کی گرفت سے آزاد ہونے سے صرف 11 دن دور تھے، صرف 11 دن، لیکن اوکیف کی اس ایک گواہی نے پورے پلان پر پانی پھیر دیا۔ 12 جنوری کو ایف بی آئی نے ایک بڑا ایکشن لیا اور پینو سمیت پوری گینگ کو دھر دبوچا۔ عدالت میں کیس چلا اور ان سب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اوکیف، جس نے سب سچ بتایا تھا، اسے صرف 4 سال کی نرم سزا ملی۔ لیکن دوستو، کہانی کا اختتام یہاں نہیں ہوتا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ $30 ملین کہاں گئے؟ پولیس نے بہت تلاشی لی۔ کچھ مہینوں بعد ایک دوسرے مجرم فیٹ جو کی مدد سے ایک دیوار کے پیچھے بنے خفیہ دھاتی کنٹینر سے تقریباً $60,000 برآمد ہوئے جو گل سڑ رہے تھے۔ لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس ڈکیتی کا ایک بہت بڑا حصہ یعنی $1.1 ملین آج کے حساب سے اربوں روپے آج تک غائب ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ دولت کہاں گئی، کس نے چھپائی یا وہ کہاں دفن ہے۔